अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करनी है, अगर आपने अपनी कंपनी की स्ट्रेटजी में सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी ऐड करनी है, तो योर कंपेटिटिव एडवांटेज मस्ट बी सस्टेनेबल एंड मस्ट बी लॉन्ग टर्म। इस कंपेटिटिव एडवांटेज को असेस करने के लिए हम पोर्टर भाई का वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल यूज करते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको ये बात बोली कि सर पेपर के अंदर अगर वो हमसे मशवरा मांग ले कि ये बताओ वैल्यू कैसे ऐड करनी है, तो मैं आंसर में लिखूंगा क्या। ये जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ बहुत काम की हैं, स्क्रीन पे आपके सामने आ रही होंगी, लेकिन सिर्फ दो बातें याद रखिएगा। पोर्टर ने एक जेनरिक स्ट्रेटेजी मॉडल भी दिया था जिसमें उसने कहा था आपकी कंपनी की ये दो स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। ये दोनों की दोनों जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजी। या तो आपकी कंपनी लोअर कॉस्ट लोअर प्राइस पे खेल रही है, लोअर कॉस्ट लोअर प्राइस से मुराद ये है यू आर सपोज टू सेल योर प्रोडक्ट इन द लोएस्ट प्राइस इन द मार्केट। वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आप लो कॉस्ट के अंदर बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कस्टमर होता है वो आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। जरा सी कीमत बढ़ जाती है, उनका बजट हिल जाता है, वो भाग जाएंगे। तो हमारे कस्टमर के लिए अगर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमारी कंपनी फिर कॉस्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है वो खेलेगी, या हमारी कंपनी कॉस्ट के ऊपर खेलेगी, या हमारी कंपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर खेलेगी। क्योंकि हम उन कस्टमर को कैटर कर रहे हैं जिनको पैसों में 10-20 हज़ार 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होने का मसला नहीं है, बट दे वांट वैल्यू। तो हम क्योंकि उनको वो वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं, तो हमने उनके माइंड में ये परसेप्शन बना दिया है कि हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है। याद रखिएगा, ऑल्दो इस लेक्चर की थीम तो नहीं है, लेकिन मैंने पहले के किसी लेक्चर में ये बात बताई थी, अगर आप बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, पोर्टर 5 फोर्सेस, अगर आप बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कम करना चाह रहे हैं तो आपके कस्टमर के पास आप जैसी कोई और चॉइस ना हो, तो यू मस्ट बी अ डिफरेंशिएटर। नो, पोर्टर ने कहा था या तो आप लोअर कॉस्ट पे खेलेंगे या आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर खेलेंगे। आप इन दो चीजों पे खेल सकते हैं, तीसरी चीज नहीं हो सकती। ऐसे नहीं हो सकता कि आप दोनों स्ट्रेटेजी को साथ साथ करें परसू। नो सर, हम तो वैल्यू चेन की बात कर रहे थे, तो आप ये लोअर कॉस्ट और डिफरेंशिएशन में क्यों घुस गए? आपने एग्जाम में अपने माइंड के अंदर ये फैसला करना है कि आप जो वैल्यू ऐड करने का मशवरा दे रहे हैं, आया आपके दिमाग में कंपनी की स्ट्रेटेजी लोअर कॉस्ट लोअर प्राइस है, या आपके दिमाग में कंपनी की स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। अगर क्वेश्चन ओपन है तो आप ये काम करेंगे। अगर एग्जामिनर ने सवाल में कहानी दे दी है, सिनेरियो दे दिया है, जहां पर कहीं ये इंडिकेशन है कि हमारी कंपनी के बोर्ड ने ये बात की है कि हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर खेल रहे होंगे, तो ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ आंसर होगा ये आपके बहुत काम का होगा। आपको पता होगा कि आपने क्या बात करनी है। तो आए जरा बारी बारी बात करें कि लोअर कॉस्ट के अंदर हमने क्या करना है और डिफरेंशिएटर के अंदर क्या करना है। नाउ वैल्यू चेन माइंड में रखिएगा। सर, अगर मैं इनबाउंड लॉजिस्टिक की बात करूं और मेरी कंपनी की स्ट्रेटेजी ये है कि मैंने लो कॉस्ट और लो सेलिंग प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं वैल्यू ऐड करूंगा स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स और मटेरियल यूज करके। अब सर ये क्या होती है कहानी? भैया, स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट और स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल से मुराद मेरी यहां पर ये है, ये काम सबसे पहले वॉक्सवैगन ने किया, बाद में टोयोटा वालों ने किया, और बाद में बहुत सारी कंपनीज ने किया। इनफैक्ट आपस की बात है, ये काम हम भी कर रहे हैं। सर, टोयोटा वालों ने ये हिसाब लगाया, वॉक्सवैगन ने ये हिसाब लगाया कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट की जो है वो गाड़ी है। कुछ हाई एंड गाड़ियां हैं, कुछ ऐसी बात है लोअर एंड के ऊपर हैं। जो लोअर एंड के ऊपर गाड़ियां हैं, क्योंकि वो प्राइस सेंसिटिव होती हैं और उनके अंदर डिमांड बहुत होती है, तो उनका वॉल्यूम बहुत हाई है। लाइक महीने में आप पूरे दुनिया में 1 मिलियन गाड़ियां बना के बेच रहे हैं। लेकिन अगर मैं हाई एंड कार की बात करूं तो लेक्सस के 4x4 की अगर मैं बात करूं तो उसकी उतनी डिमांड या उतने नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बनते। एंड वी ऑल नो दिस कॉन्सेप्ट, जहां पर आप ज्यादा यूनिट बना रहे होते हैं, वहां इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट कम हो रही होती है। सो वॉक्सवैगन एंड टोयोटा, दे केम अप विद अ वेरी इंटेलिजेंट हैक। उन्होंने कहा काम करते हैं, कस्टमर को तो गाड़ी बाहर से नजर आती है, गाड़ी के जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं जिससे एफिशिएंसी पे कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं पड़ता, 40% कंपोनेंट सेम कर देते हैं। उससे होगा क्या? जो 10 लाख गाड़ियां बन रही हैं महीने में वो, और जो 1 लाख गाड़ियां महीने में बन रही हैं वो, उन दोनों के अंदर के 40% कंपोनेंट 11 लाख एक साथ मिलकर बनेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि जो अपने हायर एंड मॉडल्स हैं उनके अंदर के 40% कंपोनेंट्स की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि वो ह्यूज वॉल्यूम के अंदर बन रहे हैं। अगर आपके लिए ये एग्जांपल थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो आप ये बात माइंड में रखें कि पोर्टर वैल्यू चेन सिर्फ सीए के एमएफए के सिलेबस में नहीं है, पोर्टर वैल्यू चेन सीए में एसपीएम के अंदर भी है, यही एसीसीए का एक पेपर है एसबीआर उसके अंदर भी है। तो अगर मैं इसी रिकॉर्डिंग को डिफरेंट सिलेबसेस के अंदर फिक्स कर दूं, तो अगर आप मेरे व्यू पॉइंट से सोचें, कॉलेज के व्यू पॉइंट से हिसाब लगाएं, तो वी आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड लेक्चर फॉर एवरी प्रोडक्ट। अब जाहिर सी बात है पूरा सिलेबस तो सेम नहीं है, लेकिन 20% तो होगा, 30% तो होगा। तो अगर मैं वो एक ही रिकॉर्डिंग यूज कर रहा हूं इन सारे सिलेबसेस के अंदर, तो अफेक्टिवली स्पीकिंग मेरा टाइम बच रहा है,
इफेक्टिवली स्पीकिंग मेरी कॉस्ट कम हो रही है और इफेक्टिवली स्पीकिंग वी कैन चार्ज यू अ लोअर प्राइस एज वेल, और वो हम सेविंग आपको पास ऑन जो है वो कर सकते हैं। बट ये मशवरा तो आप तब देंगे या ये टेक्निक तो आप तब यूज करेंगे जब हमारी स्ट्रेटेजी होगी लो कॉस्ट लो सेलिंग प्राइस। लेकिन अगर मेरी कंपनी ये सोच के बैठी है या हमारा प्लान ये है, हमारे बोर्ड का आइडिया ये है दैट वी वांट टू बिकम अ हाई एंड डिफरेंशिएटर, और हम क्वालिटी के ऊपर खेल रहे होंगे, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक में हम वैल्यू ऐड करेंगे बाय सेलेक्टिंग प्रीमियम मटेरियल, बाय सेलेक्टिंग क्वालिटी सोर्सिंग, और हम सिर्फ सेलेक्टिव सोर्सिंग करेंगे, हर बंदे से माल बाय नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वालिटी का बहुत ख्याल है। छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। देयर इज दिस कॉफी शॉप, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, हमारे शहर में है, एस्प्रेसो के नाम से। मैंने उनके मेन्यू के ऑलमोस्ट सारे आइटम ट्राई कर लिए हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ जाना स्टार्ट किया था, स्टूडेंट हुआ करते थे, पैसे भी नहीं होते थे, तो मैं वहाँ पे एक उनकी पीच आइस टी होती थी, वो बड़े शौक से पिया करता था। और मुझे बड़ा दुख हुआ, कुछ अरसे बाद उन्होंने पीच आइस टी डिसकंटिन्यू कर दी। बट डिसकंटिन्यू करने से पहले एक दफ़ा पीच आइस टी का वो फ्लेवर नहीं था, एंड आई रिमेंबर एंड आई हैव एक्चुअली लाइक दैट ब्रांड बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम फोकस ऑन क्वालिटी। और जब मैंने वो कॉफ़ी पी और मेरा भी सोच ही रहा था कि यार इसके टेस्ट को क्या हो गया, तो उनका मैनेजर आ गया, उसने कहा सर आपका फीडबैक क्या है। मैंने कहा यार फीडबैक ये है कि ये वो कॉफ़ी नहीं है जो मैं यूज़ किया करता था, एंड दैट वाज अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट, क्या हो गया इसको। उसने कहा सर हमने सप्लायर चेंज किया है, बट डोंट वरी वी विल ऑफर यू अ रिफंड, या हम आपको कोई और आइटम आप हमसे बाय कर लें। हालांकि मैंने मांगा भी नहीं था। आई वॉज वेरी सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज कि चलो यार उनको इस बात का ख्याल तो है। कुछ अर्से बाद मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने वो प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू कर दिया, एंड देन आई एक्चुअली आस्क्ड हिम कि आपने क्यों किया। तो उन्होंने कहा जिस जगह से हम ये प्रोडक्ट मंगवाया करते थे वो सप्लायर, वहाँ से प्रोडक्ट मंगवाना मुश्किल हो गया, हमने ऑल्टरनेटिव चेक किया जो कि मैंने भी ट्राई किया था, विच वॉज नॉट द सेम क्वालिटी, तो हमने डिसकंटिन्यू ही कर दिया। तो कंपनी का फोकस ये था कि अगर ये रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा तो प्रोडक्ट ही ऑफर नहीं करो, क्योंकि हमने वो पीच आइस टी ऑफर नहीं करनी जो बाकी सबके पास मिल रही है। ये वाक्य बहुत पुराना है, एंड आई एम स्टिल देयर कस्टमर। क्यों? क्योंकि मुझे उनके पास जो क्वालिटी मिल रही है वो बाकियों के पास नहीं मिल रही। वो कंपनी उस क्लाइंटेल को हिट कर रही है जो क्वालिटी की बेस पे जा रहे हैं, तो वहां पर वैल्यू ऐसे ऐड होगी। अब आप बोलेंगे ये पहला आंसर सुन के कि सर ये दोनों आंसर अलग अलग हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें दोनों कंपनीज की नीयत भी अलग अलग है, दोनों कंपनी की स्ट्रेटेजी भी सेम नहीं है। तो याद रखें, स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट यूज करके, बहुत कम कस्टमाइजेशन करके भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और प्रीमियम मटेरियल और सेलेक्टिव सोर्सिंग करके भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है। अब आपके लिए पूरी बात करना आसान हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, प्रोसेसेस, ऑपरेशंस। सर अगर मेरी कंपनी ऑपरेशंस की बात कर रही है तो ऑपरेशंस के अंदर मेरी स्ट्रेटेजी अगर लो कॉस्ट है तो मैं हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन करूंगा, बल्क प्रोडक्शन करूंगा, ऑब्वियसली इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मेरा फोकस एफिशिएंसी की तरफ होगा, लेस वेस्टेज। क्यों सर? जितना लेस वेस्टेज है उतनी कम कॉस्ट है, उतनी ज्यादा वैल्यू एड हो रही है। बट अगर मेरी स्ट्रेटेजी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए है तो मेरा फोकस क्वालिटी की तरफ होगा। मैं क्वालिटी टेस्टिंग अपने प्रोसेस में, अपने ऑपरेशन में ज्यादा करूंगा कि मेरे पास कस्टमर, अगर मैं चिप्स का पैकेट बना के बेच रहा हूं, वो पैकेट खोल के चिप्स बाहर निकाल रहा है, तो हर चिप्स साफ सुथरा होना चाहिए। वो काले जले हुए चिप्स जो है वो पैकेट के अंदर ना हो, वो हमारे प्रोसेस में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। अब जाहिर सी बात है, जब आप रिजेक्शन रेट बढ़ाएंगे कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पसंद है, एंड वी आर नॉट प्लेइंग ऑन प्राइस, वी आर प्लेइंग ऑन क्वालिटी। सिमिलरली अगर मैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात करता हूँ और मेरी कंपनी का फोकस है टुवर्ड्स लो कॉस्ट एंड लो सेलिंग प्राइस, तो मैं कम से कम आउटलेट जो है वो खोलूंगा, पैकेजिंग कम से कम होगी, हल्के लेवल की पैकेजिंग होगी। बाय द वे, मेरे कस्टमर को अगर सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है तो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द पैकेजिंग, उसको इस बात से क्या। बट अगर मैं हाई एंड ब्रांड बना के बेच रहा हूँ, महंगी शर्ट, महंगी जीन्स, तो मेरी पैकेजिंग भी प्रीमियम किस्म की होगी। आईफोन का डब्बा आपने देखा होगा, वो भी प्रीमियम किस्म का होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी इस बात पे खेल रही है। और प्लस आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जिन शॉप्स पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो शॉप्स ऐसे एरिया में होगी या उस जगह पर होगी जहां का रेंट कम होगा, ताकि आप वो वैल्यू आगे एड अप जो है वो कर सकें। सिमिलरली अगर मैं मार्केटिंग की बात करता हूं तो वो कंपनी जिसका फोकस लो कॉस्ट और लो सेलिंग प्राइस के ऊपर है, वो उसका सेल्स फोकस जो है वो क्वांटिटी के ऊपर होगा। वो मार्केटिंग मास स्केल के अंदर करेगी, सबको इश्तिहार दिखा रही होगी, ज्यादा मेहनत नहीं करेगी। बट जो कंपनी डिफरेंशिएटर है उसकी मार्केट रिसर्च भी बहुत होगी, उसकी प्रमोशन बहुत हाई लेवल होगी और फोकस्ड होगी। नीडलेस टू से, जो लो कॉस्ट और लो सेलिंग प्राइस है, आफ्टर सेल सर्विस वो नहीं देगी या बहुत कम देगी, लेकिन जो डिफरेंशिएटर है वो आफ्टर सेल सर्विस ज्यादा देगा। याद रखें एक दफा फिर से, दोनों वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लेकिन दोनों के वैल्यू ऐड करने का स्टाइल अलग अलग है। और ना सिर्फ अलग अलग है, इट्स एक्चुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल। लेकिन सर वो इतना ज्यादा अलग अलग इसलिए है क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ है।
अब मूव करते हैं हम लोग इसकी प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटी की तरफ। अगर मैं सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करूं, और उसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो डिफरेंशिएटर होगा, दे विल फोकस ऑन ट्रेनिंग, दे विल फोकस ऑन स्टाफ डेवलपमेंट, दे विल फोकस ऑन अ हायर स्किल्ड स्टाफ। वो स्टाफ को इंपॉर्टेंट जो है वो समझेंगे। लेकिन वो कंपनी जो लो प्राइस लो कॉस्ट पे खींच रही है, उनकी ख्वाहिश होगी कि ऑटोमेशन हो, स्टाफ की कम भी स्किल है तो खैर है, क्योंकि हमारा काम लो कॉस्ट में हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो लो कॉस्ट कंपनी वैल्यू एड करेगी बाय यूजिंग ई प्रोक्योरमेंट, और दूसरी तरफ जो डिफरेंशिएटर है वो टेक्नोलॉजी ऐड करे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में वैल्यू ऐड करेगा बाय कंटिन्यूस प्रोसेस रीडिजाइन, हाई इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर क्यों? जाहिर सी बात है, अगर मुझे वैल्यू ऐड करनी है तो मुझे अपना सिस्टम इस तरह का बिल्ड करना है कि मैं अपने कस्टमर के लिए रोज कुछ नया करता रहूं, ठीक है ना। सर अब नेक्स्ट के ऊपर मूव करेंगे, दैट इज प्रोक्योरमेंट। लो कॉस्ट वाला चीपेस्ट सप्लायर ढूंढ रहा होगा और कोशिश करेगा कि हर उस चीज को आउटसोर्स कर दे जो मार्केट में सस्ती हो रही है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो हमारा आउटसोर्स करने वाला 10 बंदों का काम और भी कर रहा है, बट इफ आई एम अ हाई एंड डिफरेंशिएटर तो मेरी वैल्यू प्रीमियम सप्लायर्स के थ्रू ऐड होगी। एस्प्रेसो के एग्जांपल याद रखें, सप्लायर नहीं मिला तो प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू कर दिया। एंड द लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं लो कॉस्ट और लो सेलिंग प्राइस पर हूं तो मेरी अप्रोच थोड़ी ग्लोबल होगी, थोड़ी सेंट्रलाइज होगी, और मैं चीप लोकेशंस के ऊपर जाऊंगा क्योंकि मुझे कॉस्ट सेव करनी है। बट अगर मेरी कंपनी जो है वो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के ऊपर खेल रही है तो मेरा वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मॉल स्पैन ऑफ अथॉरिटी के थ्रू होगा, टॉल स्ट्रक्चर्स के थ्रू होगा। तो अब इस लेक्चर को सुनने के बाद आप अगर ये पॉइंट अपने रजिस्टर में नोट कर लें, दिस विल हेल्प यू इन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट, अगर सिनेरियो आता है और उसमें वो आपको बता देता है कि हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, तो आप वहां पर एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं कि कंपनी वैल्यू कैसे ऐड करेगी। ये बड़ी स्टूपिड बात होगी कि अगर पेपर में सिनेरियो में बोले कि हमारी कंपनी वी वुड लाइक टू प्ले अ डिफरेंशिएटर स्ट्रेटेजी, हम एक यूनिक प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, हाई क्वालिटी ब्रांड बेचना चाह रहे हैं, और वहां पर वैल्यू एडिशन के लिए आप बोल देंगे भैया ई प्रोक्योरमेंट यूज कर लीजिए, वहां वैल्यू एडिशन के लिए आप बोल देंगे स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट यूज कर लीजिए, या वाइस वर्सा, वो बोले कि हमें लो कॉस्ट और लो सेलिंग प्राइस पे खेलना है, कंपटीशन बहुत है, पूरा एग्जामिनर आपको सारी कहानी सुनाए और आप बोलते हैं कि जी प्रीमियम सप्लायर होगा तो वैल्यू ऐड होगी। तो याद रखें, वैल्यू सिर्फ प्रीमियम सप्लायर से ऐड नहीं होती, लो कॉस्ट से भी ऐड होती है। कंपनी की नीयत क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और ये जो कंपोनेंट है, ये लेक्चर अगर आपको नहीं आता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ते पढ़ाते देखा है, वैल्यू चेन मॉडल में दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव सीन। आपने मशवरा क्या देना है, वो मशवरा डिपेंड करेगा कंपनी की स्ट्रेटेजी के ऊपर। या फिर ये होगा, या फिर एग्जाम के अंदर आपके पास ओपन क्वेश्चन होगा और आपको ये मिसाल दे के बताना है कि कंपनी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करे। तो आपकी चॉइस है। अब क्योंकि आपके पास ओपन क्वेश्चन है तो चाहे तो आप लो कॉस्ट के लिए जो है वो सारे ऑप्शन बता दें या हाई एंड के लिए बता दें, बट नाउ यू नो व्हाट टू राइट इन द एग्जाम। थैंक यू सो वेरी मच।